जेएनबी एग्जाम में पे आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करेंगे। जब तक आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दें। कमेंट में कुछ सुझाव देनी हो तो दे सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। छांदोग्य उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में, कठोपनिषद में या केनो उपनिषद में? आंसर होगा इसका कठोपनिषद में। याद रखेंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, समीप बैठना। कुछ प्रमुख उपनिषद भी है, आप लोग पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट है आपको वो याद रखने हैं। जैसे भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते। आपसे पूछा जाएगा कि छांदोग्य उपनिषद से क्या क्या लिया गया है, तो कृष्ण का प्रथम बार उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है, अंगिरस के शिष्य के रूप में और देवकी पुत्र के रूप में, ये भी ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा छांदोग्य उपनिषद से अद्वैतवाद का सिद्धांत भी लिया गया है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य भी लिए गए हैं और महावीर स्वामी के जियो और जीने दो का सिद्धांत भी लिया गया है। एक है केन उपनिषद, जिसको केनो उपनिषद बोला जाता है, वो सबसे छोटा उपनिषद है, ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर है कठो उपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता के मध्य संवाद का जिक्र किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट है ओम शब्द। ओम शब्द का जो प्रथम बार उल्लेख है वो कहाँ है, कठो उपनिषद में, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पद्मपाणि। याद रखेंगे ये जो महायान है जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट, यान अर्थात जहाज, यानी कि उत्कृष्ट मार्गी बौद्ध जो हैं वो सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इस संप्रदाय में बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था महायान में, याद रखेंगे। अब अवलोकितेश्वर को पद्म का पानी के नाम से जाना जाता है, पद्म पानी। और पद्म पानी दया का बोधक है, ये भी याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। और एक प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म में काल चक्रायन जो शाखा है बौद्ध धर्म की, ये भी एक शाखा है। ठीक है, इसका उदय कहाँ हुआ है, वो बंगाल में, ये याद रखेंगे। कहाँ पे, बंगाल में 9वीं 10वीं शताब्दी में, ये भी याद रखेंगे, 9वीं 10वीं शताब्दी में। और काल चक्रायन के प्रवर्तक कौन है, मंजूश्री, ये भी याद रखेंगे, कौन, मंजूश्री। इसका वर्णन कहाँ पे है, तो विमल प्रभाटिका में। मंजूश्री को तेज के देवता के रूप में जाना जाता है। और मैत्रेय, एक याद रखेंगे नाम, कौन, मैत्रेय। इन्हें भावी बुद्ध यानी कि आने वाले बुद्ध, जो भविष्य में बुद्ध होंगे, वो मैत्रेय के नाम से जाने गए हैं। ठीक है, और इन्हीं की सबसे ज्यादा मूर्ति अगर आपसे पूछा जाए किनकी बनाई गई है, तो वो मैत्रेय बोधिसत्व की बनाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी रुमनीदेई, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या फिर मास्की? तो याद रखेंगे आंसर होगा मास्की। अशोक के व्यक्तिगत नाम अर्थात अशोक का नाम कहाँ पे है, तो मास्की में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मास्की शिलालेख में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको स्वयं पढ़ें तो काफ़ी आपको आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि समय का अभाव रहता है। मैं प्रयास करता हूँ 1.5 से 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस का ये जो सेट है वो आपके लिए प्रस्तुत किया जाए। और अगर मैं हर एक्सप्लानेशन को पढ़ूंगा तो वो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा उसमें। और मैं प्रयास करता हूँ कि एक्सप्लानेशन में आपको प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या संभावित प्रश्न जो भी हो सकते हैं, उन सब को इंक्लूड करूँ। ठीक है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हु, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट? आंसर क्या होगा, नागसेन। याद रखेंगे, पाली भाषा में ये लिखा हुआ बौद्ध धर्म ग्रंथ है मिलिंद पन्हु। इसमें हिंद यूनानी राजा मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है, और बौद्ध आचार्य नागसेन, इनके मध्य में कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर वाला जो प्रश्नोत्तरी है वो संकलित है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी।
अगला है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, देवनागरी या फिर खरोष्ठी? दाईं से बाईं, दाईं से बाईं कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा खरोष्ठी। ये भी ध्यान में रखेंगे, कौन सी? खरोष्ठी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। ठीक है। अगला है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक, दिनार, करसापन या पन? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा रूपक। याद रखेंगे, कौन सा? रूपक। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, तो गुप्त शासकों ने। ठीक है। सबसे शुद्ध किसने जारी की? कुषाणों ने। आपसे पूछा जाए कि शीशे का सिक्का, तो वो सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश। ठीक है। चलिए, मौर्यकालीन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम? व्यापारियों का निगम कौन सा था? आंसर क्या हो जाएगा? मणिग्राम। याद रखेंगे, कौन सा? मणिग्राम। ठीक है। और ये आंतरिक और समुद्री तटीय व्यापार में संलग्न श्रेणी थे। ठीक है। इन्हीं के अंतर्गत आंतरिक व्यापार भी किया जाता था और विदेश से भी व्यापार किया जाता था। चलिए, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका आंसर होगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। ठीक है। तो ये ध्यान रखें, महापाषाण काल बड़े पत्थरों से घेरी गई। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये वही टाइम पीरियड है जब हम लोग वैदिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति संभवतः मानी जाती है कि महापाषाण संस्कृति उस टाइम में थी दक्षिण भारत में। ठीक है। अगला है हितोपदेश के लेखक कौन है? वान भट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा? हितोपदेश, आंसर क्या हो जाएगा? नारायण पंडित। याद रखेंगे, हितोपदेश नारायण पंडित, संस्कृत में लिखा हुआ ये एक ग्रंथ है। अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तूती ए हिंद की, कैसर ए हिंद की, जिले इलाही की या दीने इलाही की? बलवन। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जिले इलाही। ठीक है। चलिए, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, बलवन ने कौन सा एक नया सैन्य विभाग स्थापित को पुनर्गठित किया था? तो दीवाने अर्ज को। ठीक है। चलिए, लॉ और रक्त की नीति का प्रारंभ किसने किया था? तो वो बलवन ने किया था अपने विरोधियों के प्रति। पहला ऐसा से ये शासक था, यानी सुल्तान था, जो राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या जिसने की थी। ठीक है। चलिए, अब राजत्व सिद्धांत यानी कि राजा को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? देव नाम प्रिय। ठीक है। अपने जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा कि मेरे ऊपर मैं देवता का प्रिय हूँ, देवता का। इसी प्रकार से बलबन ने क्या कहा? बलबन ने कहा कि मैं जिले इलाही हूँ। ठीक है। देवता की छाया हूँ। इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, अगला है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रस खान, अबुल फजल? अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने किया। किसने किया है? अबुल फजल ने। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको वो भी पढ़ने हैं। ठीक है। तो पॉज करके आप इसे अवश्य पढ़ें। चलिए, अगला है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या बख्शी? केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख अकबर के टाइम पीरियड में कौन था? तो मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। याद रखेंगे। इनका कार्य क्या क्या होता था मीर बख्शी का? सेना का भर्ती करना, सैनिकों को वेतन देना, मनसबदारों की नियुक्ति, उसको प्रमोशन करने के लिए उसकी अनुशंसा करना, युद्ध काल में सेनाओं की व्यवस्था करना, ये सारे काम मीर बख्शी के अंतर्गत होते थे। अगला है, 750 ईस्वी में
बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सामंती सरदारों ने चुना, या उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे, बिना संघर्ष के राजा इन्हें घोषित किया गया था, संपन्न वर्ग के लोगों का समर्थन इन्हें प्राप्त था, सामंती सरदारों ने उन्हें चुना था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। कुलीनतावाद या कुलीन प्रथा, आंसर क्या होगा? बल्लाल सेन, याद रखेंगे, क्यों? बल्लाल सेन। ठीक है, चलिए, इनका दो इंपॉर्टेंट पुस्तक है बल्लाल सेन का, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दान सागर और अद्भुत सागर। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को, याद रखेंगे, कौन सा? मोरक्को। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे, इनका पूरा नाम था अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल लताबी अल तनजी इब्न बतूता, लंबा नाम है। 1304 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मोरक्को में। ठीक है, ये याद रखेंगे। और एक भारत कब पहुंचे थे? तो 1333 ईस्वी में, 1333। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और इन्हें न्यायाधीश या अर्थात काजी इन्हें नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर, कालिंजर, अजमेर, इनमें से कोई नहीं। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी, या हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी? जो कि आप इस तरफ देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट के आसपास में ये हिंदू शाही राजवंश था। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्भांडपुर। और इसका एक अन्य नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, उद्भांडपुर, बाद में इसे ओहिंद या वहिंद भी कहा गया। ठीक है, चलिए, ये नॉर्थ वेस्ट के आसपास में था, जो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में 8वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन इनका रहा था। महापुरुषीय धर्म अर्थात एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुज आचार्य, वल्लभ आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव। तो महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे शंकर देव, आसाम से संबंधित है ये धर्म। ठीक है, ये नव वैष्णव धर्म इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध भक्त कावित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, भोजराज सिंह सिसोदिया, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। तो मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज सिंह सिसोदिया, याद रखेंगे, भोजराज सिंह सिसोदिया। ठीक है, ये राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे, भोजराज सिंह सिसोदिया। ठीक है, इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, नूनो दी कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तीन इंपोर्टेंट आपको नाम याद रखने हैं पुर्तगाली जनरलों के, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो दी कुन्हा। इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है? अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये पहले वायसराय थे, 1505 से 9 तक रहे थे। इंपॉर्टेंट है अल्बुकर्क का नाम, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा इन्होंने छीना था। और नूनू द कुन्हा जो है वो, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये कोचीन से गोवा राजधानी शिफ्ट किए थे। चलिए, अगला है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों का दमन किसने किया था? इस तरह से याद, जनरल हेनरी प्रेंडगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर वंश पेम्बरटन, या कैप्टन रॉबर्ट। तो ठगों का दमन किसने किया है? तो कैप्टन स्लीमैन, याद रखेंगे, कौन? कैप्टन स्लीमैन। किसके टाइम पीरियड में? तो वेंटिक के टाइम पीरियड में, 1830 के आसपास में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा?
आपको टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन अर्थात हंटर कमीशन। सीक्वेंस में आपको पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच ये कब आया था? 1854 में। मैकाले मिनट 1835 में। सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। अच्छा, इस तरह से आपको यहाँ पे डेट वाइज भी याद रखने हैं। ठीक है, कभी कभी डेट भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए मैकाले का मिनट कब आया। तो मैकाले का मिनट याद रखेंगे 2 फरवरी 1800 ईस्वी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी याद होगा, तो आप डेट पे फोकस करेंगे। 2 फरवरी 1835। वुड डिस्पैच 19 जुलाई 1854। हंटर कमीशन 3 फरवरी 1882। और सार्जेंट रिपोर्ट 26 अक्टूबर 1944। ये ध्यान में रखेंगे, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 का है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना करें। ऑप्शन के अनुसार 2, 1, 4, 3। ठीक है, बाकी आप इसको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। 1932 में महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के मध्य जो पूना समझौता हुआ था, उसमें क्या प्रावधान था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, ठीक है, आप यहाँ आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है। अंबेडकर साहब और गांधी जी के मध्य में समझौता हुआ था, लेकिन उसे जो उसका जो अमली इम्प्लीमेंट जो किए थे वो कौन किए थे? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, चलिए। एमसी सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किस पार्टी के? स्वराज पार्टी के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, या ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के? तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, इसका संबंध किससे है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। ये याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया गया था? 12 जून 1905 को। कहाँ पे? तो वर्तमान मुंबई में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कुछ सदस्य हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो कि संस्थापक थे: श्रीनिवास शास्त्री, नरसिम्हा चिंतामन केलकर, M.R. जायकर, N.M. जोशी। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सीक्वेंस क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आपको आंसर क्या मिलेगा? 2, 3, 1। कामागाटो घटना कब की है? सितंबर 1914 की। गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। और तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 23 अप्रैल 1916 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है, 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी। कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए, या सदस्यों के बीच मतभेद था। तो 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य साइमन कमीशन में सदस्य नहीं था। हालांकि साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। ये ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा आंसर? कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए चलिए 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग की नियुक्ति की गई थी, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। ये भी याद रखेंगे। और इसका जो इसके आने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो जो भी 1919, आपको पता होगा 1919 का जो भारत शासन एक्ट था, भारत परिषद अधिनियम 1919 का, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो उसका लक्ष्य क्या था? भारत में संवैधानिक सुधार होना चाहिए।
तो उसी में उल्लेखित था कि प्रत्येक 10 वर्ष पे इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी, रिव्यू की जाएगी, और उसी उसी के लिए सैमन आयोग की नियुक्ति की गई थी। हालांकि वो समय से 2 वर्ष पूर्व ही उसका गठन कर दिया गया, 1927 में ही वो आ गया, आना था 29 में, आ गया 27 के लास्ट में निकला था, और 28 के आसपास में वो 28 का जो स्टार्टिंग जो मंथ था उसमें वो भारत पहुंचा था। ठीक है, चलिए। और चूंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? जो भी कठिन शब्द हैं उसे आप प्लीज इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, मॉन्टेग्यू निवारक हत्या किसे कहा गया, किसे कहा था, किस घटना को? आईएनए, सक्रियतावादियों की हत्या को, जलियांवाला बाग का नरसंहार को, महात्मा गांधी को गोली मारे जाने को, करजन वायली को गोली मारे जाने को? तो निवारक हत्या किसे कहा गया था? प्रिवेंटिव मर्डर किसे कहा था? जलियांवाला बाग नरसंहार को। किसे? जलियांवाला बाग नरसंहार को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एडविन मॉन्टेग्यू, पूरा नाम क्या था? एडविन मॉन्टेग्यू, भारतीय मामलों के सचिव थे। लीपापोती करने के लिए याद रखेंगे, आलोचना करते हुए निवारक हत्या इसे कहा था। गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर। गदर पार्टी का नेता कौन था? आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, ये जो संस्था थी ये सोहन सिंह भाकना की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी। किसके प्रयत्नों से हुई थी 1913 में? तो लाला हरदयाल के प्रयत्नों से। ठीक है, एक पत्रिका थी गदर, इंपॉर्टेंट है, उर्दू और पंजाबी में ये साप्ताहिक आरंभ किया गया था। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि लाला हरदयाल के अलावा पंडित काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह, सराभा और रामचंद्र, ये जो थे ये गदर पार्टी के अन्य सदस्य थे। अगला है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसका क्या कारण था? उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था, या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति? कौन सा ये जिम्मेवार था कि भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे? आंसर हो जाएगा उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ेंगे। ठीक है, पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने के विशेष हिदायत के साथ, या यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, या जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करते हुए राजी करने की विशेष हिदायत के साथ? क्या लॉर्ड माउंटेन को कहा गया था? तो आंसर क्या होगा कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। अर्थात माउंटबेटन को कहा गया था कि आप संयुक्त भारत यानी कि पाकिस्तान के निर्माण को आप प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि संयुक्त भारत को ही आप प्रयास करिएगा कि भारत संयुक्त ही रहे। ठीक है, अगला इसमें आप पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री उस समय में कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे। चलिए, अगला है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10, 3/20, 1/3, 3/25। आंसर हो जाएगा 3/20, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा। ठीक है, इसीलिए 3 कठिया प्रथा कहा गया है इसे, और 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन? स्वामी सहजानंद, आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, पटना युवक संघ के संस्थापक कौन थे? मनीन्द्र नारायण राय, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। पटना युवक संघ के संस्थापक कौन थे?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनींद्र नारायण राय। याद रखेंगे कौन? मनींद्र नारायण राय। ठीक है, ये याद रखेंगे। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? एस एन सिन्हा, आर एन मधोलकर, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर एन मधोलकर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, स्थूलभद्र, स्थिरमती, सुधर्मन। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष जो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। इसके कौन थे अध्यक्ष? आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। दो नाम इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर। जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया था। जो पहला भाग था श्वेतांबर, वो स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, और जो दूसरा भाग था दिगंबर, वो याद रखेंगे कि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई 16 अप्रैल 1857 को, 16 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1857 को, 26 अप्रैल 1858 को। कब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 को। ये याद रखेंगे। ये जगदीशपुर के जमींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह। इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है, याद रखेंगे 26 अप्रैल 1858 को। कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को यानी कि बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 के अनुसार। दूसरा है कथन, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक यानी कि बिल को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 के अनुसार। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? केवल कथन एक, केवल कथन दो, एक और दो दोनों, या एक और दो दोनों कथन गलत है? क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य होगा, यानी सही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद, अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 200, तो 200 के अंतर्गत क्या है अनुच्छेद में? कि राज्यपाल किसी भी बिल को रिजर्व रख सकता है राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए, और 201 के तहत राष्ट्रपति उस बिल को लौटा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अगला है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? भारत का युद्ध में शरीक होने के कारण, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी टैक्स, या फिर राजनीतिक बंदियों को छोड़ने। आंसर क्या होगा? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के प्रश्न पे बिहार की जो चुनी हुई सरकार थी वो फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, उस समय में आपसे पूछेगा कि कौन द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड में कौन भारत में वायसराय था? तो याद रखेंगे लिनलिथगो। कौन थे वो वायसराय? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला है, जिला नियोजन समिति डीपीसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जिला स्तर पर गठित एक समिति है? 243 ZA, 243 ZB, 243 ZC, 243 ZD। आंसर हो जाएगा 243 ZD। क्या होगा? 243 ZD। ठीक है, और ये जो जिला नियोजन समिति का मेन कार्य क्या होता है? तो जिला स्तर पे ये एक गठित होता है ये समिति, और ये अपने अंदर में, चाहे वो पंचायत हो, नगर पालिका हो, इनकी जो भी योजनाएं हैं उनको जिला स्तर पे एक तरह से एक 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 प्रकार से क्या कहता है, कंसोलिडेट करता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि इस तरह से ये इसका कार्य क्या होता है, जिला स्तर पे हो या पंचायत स्तर पे हो या नगर पालिका स्तर पे हो, ये सारे योजनाओं को एकीकृत करता है। ठीक है, चलिए, यानी कि समेकित करता है। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला बिहार राज्य के पूर्व में स्थित नहीं है? कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, रोहतास। आंसर हो जाएगा रोहतास। याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम में स्थित है। रोहतास कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे?
श्रीधर वासुदेव सोहनी, श्री वासुकीनाथ झा, श्री गंगानाथ झा, श्री मनमोहन ओझा। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आंसर हो जाएगा श्रीधर वासुदेव सोहनी। श्रीधर वासुदेव सोहनी, ये इंपॉर्टेंट है। कब? 1973 में बिहार लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री सोहनी। ठीक है। इनमें से किस क्षेत्र के लिए बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है? मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा? कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में, धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, इतिहास और संस्कृत के क्षेत्र में, या फिर नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में? तो आंसर क्या हो जाएगा? मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे, धर्म और दर्शन शास्त्र। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम और आपको याद रखने हैं, जैसे उपेंद्र महारथी पुरस्कार। उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार इतिहास और संस्कृत के क्षेत्र में, और राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में। अगला है, बिहार में सिंदूर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? सहरसा, समस्तीपुर, औरंगाबाद, लखीसराय। सिंदूर उद्योग का लखीसराय। क्या होगा? लखीसराय। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए रंग, जो रंग हो या सिंदूर हो, ये सारे टोटल बिहार में 12 कारखाने हैं, उसमें से 5 कारखाने अकेले लखीसराय में स्थित है, इसलिए इसे सिंदूर की नगरी भी कहा जाता है। और आपने सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। चलिए, जो हाल में ही पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक की गई है ऑपरेशन सिंदूर से, आप याद रखेंगे। अगला है, 10 लक्षण पर्व किस धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म। 10 लक्षण पर्व, आंसर हो जाएगा जैन धर्म। याद रखेंगे, इसे पर्यूषण पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें मुख्य रूप से 10 मुख्य लक्षणों का पालन करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखेंगे। पर्यूषण पर्व या 10 लक्षण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को, राहुल संस्कृतायन को, राम विलास शर्मा को, अब्दुल लतीफ को। तो बोली विशेषज्ञ, डायलेक्ट एक्सपर्ट के रूप में किसे कहा जाता है, माना जाता है? वो है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। याद रखेंगे। ठीक है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसी में इन्होंने मगही, भोजपुरी या मैथिली, इन सब का जो है वो इन सब को वो उन्होंने बिहारी हिंदी का नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? 22 दिसंबर 1920 को, 1921 को, 1922 को, 1923 को। आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1921 को। याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1921 को। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इन्हीं को किंग एडवर्ड 8वां, यानी 8th किंग एडवर्ड 8th, या प्रिंस ऑफ वेल्स, या फिर ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज 5th के बेटे के रूप में जाना जाता है। अगला है, मंदार पर्वत बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत गया, बांका, सासाराम, या फिर सहरसा। आंसर क्या हो जाएगा? मंदार पर्वत बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बांका जिले में। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों धर्मों से संबंधित मंदिर अवेलेबल है। बलथर मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? बलथर मिट्टी उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिण भाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। बलथर मिट्टी, याद रखेंगे, दक्षिणी भाग में। कहाँ? दक्षिणी भाग में। यहाँ पे आपको नाम दे दिया गया है, किस प्रकार का मिट्टी का नाम आपको दिया गया है, कहाँ पाया जाता है वो दिया गया है, और क्या क्वालिटी है वो भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी आप पॉज करके आराम से याद रखेंगे। ठीक है। चावल और गेहूं के बाद बिहार में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? जौ, गन्ना, आलू, मक्का। चावल और गेहूं के बाद बिहार में सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मक्का। याद रखेंगे, कौन सा? मक्का। और चौथा फसल कौन सा है? तो आलू। ये भी ध्यान में रखेंगे, चौथा कौन सा प्रमुख फसल है? आलू।
किसान क्या करे, यह पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त तो सभी। आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कुछ और इम्पोर्टेंट इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं: कर्म कलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष। ठीक है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में गाजीपुर जिले में और मृत्यु 1950 पटना जिले में हुई। अगला है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा है। 21 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या हो जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। ठीक है। आइसोथर्म 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ये ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर महानदी के डेल्टा तक जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला आ जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या है ऑस्ट्रेलियाइड जाति की, कॉकेकस जाति की, मंगोलॉइड जाति की, निग्रिटो जाति की। अंडमान और निकोबार द्वीपों की जो आदिवासी जनसंख्या है, ये किस जाति की है? निग्रिटो जाति की है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति का संबंध जो अंडमान निकोबार से है, उसका नाम याद रखेंगे: अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिलीज, सेम्पेन। ठीक है। स्रोत भी मैंने आपको दिया है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप एकदम इसका सोर्स आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अलमाटी बांध याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार किन नदियों के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है? अभी जो सिंधु ट्रीटी है वर्तमान समय में वो सस्पेंड है। ठीक है, भविष्य में हो सकता है इसे कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, या फिर इसे इसका रिव्यू किया जाए। वर्तमान समय में सस्पेंड है। ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो वर्तमान समय में क्या है, जो वस्तु वर्तमान समय की स्थिति क्या है? किस नदी पर भारत का पूरा अधिकार है, यानी कि 80% जल, टोटल 6 नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास, ये टोटल 6 नदी। 6 नदियों में से 3 नदी जो कि भारत के लिए और 3 नदी पाकिस्तान के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के लिए कौन सी 3 नदी? सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, सतलज, चिनाब, चिनाब, ब्यास, झेलम। आंसर क्या हो जाएगा? रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। और पाकिस्तान के लिए सिंधु, चिनाब, झेलम, ये याद रखेंगे। और टोटल 80% पानी, नदी का 80% पानी याद रखेंगे, ये किसके लिए है? ये पाकिस्तान के लिए। और 20% पानी भारत के लिए। इस तरह से आप याद रखेंगे। और ये संधि कहाँ हुई थी? कराची में। कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य। और जो भारत को मिला था वो पूर्वी नदी मिला था, रावी, ब्यास, सतलज। पाकिस्तान को पश्चिमी नदी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, सूर्य, अल्फा सेंचुरी, लुब्धक। तो सूर्य एक तारा है, हम लोग जानते हैं, तो आंसर क्या होगा? सूर्य। ठीक है। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैलों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रॉइड, यानी कि क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अनुमानित संख्या लगभग कितनी है क्षुद्र ग्रहों की? 40,000। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है? म्यांमार, भूटान, चीन, पाकिस्तान। तो पटकाई बूम याद रखेंगे, म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। ठीक है।
यहाँ इम्पोर्टेंट 3 पहाड़ियाँ हैं पटकाई श्रेणी में, पटकाई बुम, गारो खासी जयंतिया और लुसाई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आप पढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय चेन्नई में है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र संगठन, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई में है। अगर आपसे पूछे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, यानी औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है लखनऊ में। आपसे पूछा जाए समुद्र प्रौद्योगिकी यानी ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई में। आपसे पूछा जाए शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मानचित्र और विषयक मानचित्रण संगठन का कहाँ है मुख्यालय, यानी कि कहाँ पे स्थित है, कलकत्ता। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह, लद्दाख में 2 जिले हैं, याद रखेंगे, कारगिल और लेह। ठीक है, और लेह जो है, जो लद्दाख की राजधानी है, लेह तक जाने के लिए कौन सा दर्रा के माध्यम से हम लोग लेह पहुंचते हैं? ऑप्शन है जोजिला, सिपकिला, चुम्बी या बनिहाल। आंसर हो जाएगा जोजिला, याद रखेंगे कौन सा दर्रा है, जोजिला। ठीक है, कुछ प्रमुख दर्रे हैं, आप इसे अवश्य याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार। का आंसर क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कहाँ स्थित है? तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, यानी कि अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, सारगेसो सागर अवस्थित है प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आप आप इस तरह से आप मैप के थ्रू समझ लें। अगर आप इसे नॉर्थ अमेरिका मानते हैं, जहाँ पे कनाडा है, यूएसए है और मैक्सिको है, और अगर आप इसे साउथ साउथ अमेरिका मानते हैं, तो मध्य, एक जो रेखा जो मध्य से होकर के गुजरती है, इमेजनरी है, आभासी रेखा रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और यहाँ है साउथ अटलांटिक ओशियन। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास में, याद रखेंगे, यहाँ पे सारगेसो सी है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसे सागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि और इसके चारों ओर धाराएं बहती है, लेकिन इसका सारगेसो सागर का जो जल है वो स्थिर होता है, शांत होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ कुछ करंट के नाम आपको दिए हुए हैं, धाराओं के नाम दिए हुए हैं, आप पढ़ लेंगे। चलिए, कौन कौन धाराओं से घिरा हुआ है ये सारगेसो सी, वो भी आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? लाल सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। 3 सागर की सीमाएं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। भूमध्य सागर के बारे में भी आप याद रखेंगे। अगर आप ऊपर में आप यूरोप को देखेंगे, नीचे में आप अफ्रीका को देखेंगे। ठीक है, अफ्रीका को देखेंगे, और मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर आपको बीच में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेस्ट एशिया का कुछ हिस्सा नजर आएगा, यानी कि तुर्की। ठीक है, तो तुर्की वगैरह सब है, तो जो कि एशिया में आता है। तो ये 3 महादेश, ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया, और भूमध्य सागर बीच में। यहीं पे आप लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये सब आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आप पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पे आपको और एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। अगला है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया।
आंसर क्या हो जाएगा? मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, याद रखें कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है मर्रे डार्लिंग। ठीक है, चलिए। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, उत्तरी अमेरिका के। पंपास, डाउन्स, स्ट्रेपी या प्रेरी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरी। ठीक है, याद रखेंगे। वैसे आपको सारे इंपॉर्टेंट घास स्थल के नाम याद रखने हैं। यहाँ पे आपको शीतोष्ण घास स्थल के नाम दिए हुए हैं। आपको इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका में पंपास, यूरेशिया में स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। चलिए, अगला है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बासफोरस जल संधि? सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा हो जाएगा? डेविस जल संधि। ठीक है, ये कहाँ स्थित है डेविस जल संधि? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य। कहाँ पे? ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 2025 ईस्वी में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ग की जनसंख्या द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको बस इसमें ये बताना है कि जो वर्तमान समय में जो यहाँ पे जो जनसंख्या जनसंख्या दी गई है, ठीक है, तो ये जनसंख्या किस वर्ष की जनगणना को संदर्भित करती है? तो अभी भी याद रखेंगे 1971 की जनसंख्या जनगणना पर ही कैलकुलेट की जाती है। ये ध्यान में रखेंगे, कब की जनगणना पर? राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटों का जो वैल्यू होता है वो किस पर कैलकुलेशन होता है? वो किस जनगणना पर होता है? 1971 की जनगणना पर। ठीक है, चलिए। और 2026 तक यही स्थिति होगी। 2026 में परिसीमन आयोग का गठन होगा अनुच्छेद 82 के तहत, और फिर बाद में उसे अगले जनगणना में उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान समय में 2025 में 1971 की जनगणना को ही अभी कैलकुलेट का जो है वो माध्यम बनाया गया। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी? संसद, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81? आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 79। 79 में संसद का अनुच्छेद याद रखेंगे, 79। ठीक है, चलिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के अगर वो सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में यानी कि लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकते हैं। वे केवल उच्च सदन अर्थात लोकसभा राज्यसभा में ही वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव में। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ें। अगला है, लोकहित मुकदमों की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में, कनाडा में? लोकहित मुकदमे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो है PIL, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियान की, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंटल फंडिंग की, या फिर लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की?
यानी कि बैन की, प्रतिबंध की, बैन की। चलिए क्या होगा इसका आंसर? दिनेश गोस्वामी समिति किस चीज़ की सिफारिश किए थे? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियान की। यानी कि लोकसभा के चुनाव में खर्च कहाँ हो, किस पैसे से हो? तो सरकारी पैसे से ही हो। ठीक है, गवर्नमेंट फंडिंग। कुछ और भी इन्होंने सिफारिश की थी, वो सारे आप पढ़ेंगे। अगला है संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? 73वें संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज वाले में सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतान है। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 माह के अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ताओं अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतान है। ठीक है, तो ये प्रस्तावित नहीं किया गया था। ठीक है, बाद में कुछ राज्य के द्वारा इसे अपनाया गया, इस सिद्धांत को अपनाया गया। ठीक है, लेकिन उस टाइम में ये नहीं था हिस्सा। चलिए, तो इसमें कुछ मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? जैसे 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा, राज्य वित्त आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा, पंचायतों का विघटन 6 माह में अगर हो जाता है तो चुनाव होगा अनिवार्य वहां पे। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। अगला है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, या स्थानीय स्वायत्त शासन से? प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। किससे? तो भूमि अधिग्रहण आपने पढ़ा होगा। तो भूमि अधिग्रहण कृषि सुधार के उद्देश्य से ही किया गया था, कृषि भूमि सुधार याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे। दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है? दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स वे सुसंगठित होते हैं, यानी दबाव समूह सुसंगठित होते हैं। दबाव समूह में संख्या में वे अधिक होते हैं। दबाव समूह सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। दबाव समूह जनता से कटे रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज से किस प्रकार से ये डिफर होता है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप? तो आंसर क्या हो जाएगा? वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। दबाव समूह सत्ता में ना आकर के बाहर से ही सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करती है। एग्जाम्पल के रूप में भी आप याद रखेंगे, जैसे मजदूर संघ है, किसान संगठन है, व्यवसायिक संघ है, ये सब। ठीक है, मानवाधिकार, इस तरह से जो भी संगठनें हैं कुछ। ठीक है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 76 यानी 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल का पद का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? 19वां संशोधन, 11वां संविधान संशोधन, 12वां या 14वां? आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी राज्य में चुनाव नहीं है या किसी राज्य में सरकार विधानसभा पूर्ण नहीं है इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव नहीं होना चाहिए अभी, जब तक कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव ना हो जाए। तो इस प्रकार का कोई भी लॉजिक कार्य नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति चुनाव का टाइम हो चुका है तो वो चुनाव होगा। अनुच्छेद 11 संविधान अमेंडमेंट 11वां
के अनुसार, ठीक है, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के अनुसार, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, चुनाव को वैध माना जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, असमानता गरीब और अमीर के मध्य, आप याद रखेंगे, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो असमानता घटाने का कौन सा उपाय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ठीक है। उदारीकरण में क्या हुआ, तो जो अमीर थे वो और भी अमीर हो गए, जो गरीब थे वो भी गरीब हो गए। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था जब खुली भारत की, तो बाहरी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश किया गया। अब बाकी जो आप तथ्य देख रहे होंगे, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सरकार ने क्या किया, सरकार ने गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की, ठीक है। करारोपण, अमीरों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया गया और वो टैक्स का पैसा अंततः गरीबों में वितरित किया गया। भूमि सुधार, अमीरों से भूमि लेकर के गरीबों को बांटा गया, ठीक है। तो ये सब से तो असमानता घट सकती है, लेकिन उदारीकरण से घटती नहीं है, ये याद रखेंगे, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन में आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हार्ड करेंसी यानी ऐसी करेंसी, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग तो बहुत अधिक हो लेकिन आपूर्ति कम हो, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, आपूर्ति कम हो, मांग अधिक हो, ठीक है, ये ध्यान में रखें। जैसे अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, ये सब हार्ड करेंसी। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है हट्टी, कोलार, डेगाना, खेतरी। टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डेगाना, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है डेगाना। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है 1986, 87, 2001, 2011, 12 या 2016, ठीक है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई क्या है, कब का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 का, ये याद रखेंगे, ठीक है। अभी तक संशोधित नहीं किया गया है, 2016 याद रखेंगे आधार वर्ष, ठीक है। तो सीपीआई 4 प्रकार के होते हैं, वो भी ध्यान में रखेंगे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए, कृषि मजदूरों के लिए, ग्रामीण मजदूरों के लिए और ग्रामीण शहरी संयुक्त रूप से सीपीआई, ये भी 4 प्रकार के टोटल आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें याद रखेंगे ये जो 3 है, चाहे वो औद्योगिक श्रमिकों के लिए हो, कृषि मजदूर के लिए हो या ग्रामीण मजदूर के लिए हो, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन जो सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त वाला है, इसे कौन करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अंतर्गत जो आता है एनएसओ, वो करता है संकलित, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त वाला आप याद रखेंगे। भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत, मध्यम या लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है सिंचाई के स्रोत का, ठीक है। तो बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? वह कम से कम 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो, 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो, 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। तो किसे बृहत सिंचाई परियोजना कहा जाएगा? अगर वह 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो कम से कम, तो उसे बृहत सिंचाई परियोजना कहा जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर मध्यम किसे कहा जाएगा? जो 2,000 से 10,000 तक हेक्टेयर तक सिंचाई करती, और लघु जो 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई करती हो, वो याद रखेंगे, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। अगला है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर।
तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष। ठीक है, चाहे वो सरकार हो, बैंक हो, या टैक्स का, या फिर व्यवसाय का लेखांकन, व्यावसायिक लेखांकन का, ये सारे क्षेत्र में 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होती है। NEA से आशय है, NEA नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। NEA का मीन्स क्या है, मतलब क्या है, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। क्या है, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, याद रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, सिडनी में, रोम में, टोक्यो में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कब स्थापित हुई थी, 1950 में। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008 में, 2010 में, 2009 में, 2011 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT कब स्थापित किया गया था, 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 को। ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? या तो एक होगा या दोनों होगा। ऑप्शन कथन है, धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल, यानी कि पहली बार 1972 में एक थिंक टैंक, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। अर्थात धारणीय लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक प्राप्त किए जाने हैं, 2030 तक। इससे पहले 2015 से पहले मिलेनियम, याद रखेंगे कौन सा था, मिलेनियम गोल था, ये याद रखेंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, संवेग, ऊर्जा, दाब, कार्य। आंसर हो जाएगा संवेग, याद रखेंगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटी में, याद रखेंगे। आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, विस्थापन, वेग, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, भार, वेट, संवेग, मोमेंटम, घनत्व, डेंसिटी, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ये सारे क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला है, एक लड़की झूले पर बैठी बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रनोद आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। क्या होगा, कम हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड इस तरह से याद रखिएगा, स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगला है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, अपकेंद्रन, अपोहन, उत्क्रम परासरण या विसरण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन। क्या होगा, अपकेंद्रन। चलिए, दो बल आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक है अभिकेंद्री बल, एक है अपकेंद्री बल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। जो केंद्र की ओर बल लगता है यानी कि अपकेंद्री बल, जो बाहर की ओर केंद्र की ओर बल लगता है यानी कि अपकेंद्री बल, जो बाहर के ओर बल लगता है वो अपकेंद्री बल। ये दोनों में याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अपकेंद्रन के सिद्धांत पे वॉशिंग मशीन हो, या दूध से मक्खन निकालना हो, या मौत के कुएं का खेल हो, ये सारे अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर दबाव अधिक होता है जो जलवाष्प को जमा कर देती है। बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है।
ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से भी कम होता है, तो जलवाष्प बर्फ बन जाती है। ठीक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17 या 24 या 30? आंसर हो जाएगा 17 मीटर, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग इसे पढ़ लेंगे एक बार। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसी दिखाई देगी? लाल, हरा, नीला, पीला? आंसर हो जाएगा नीला। इसे ही ब्लू शिफ्ट कहा गया है। ठीक है। जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो वो धीरे 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 ब्लू की ओर चलिए। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, नीला, पीला, हरा। तो मुख्य रंग कौन कौन होंगे? तो लाल, नीला, हरा। कौन कौन? लाल, हरा, नीला, या लाल, नीला, हरा, जो भी याद रखें। चलिए अगला है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन? स्टेथोस्कोप। ठीक है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, जो कि कान में लगा होता है, हृदय पर रखा जाता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये याद रखेंगे, ध्वनि के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। अगला है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेथॉल, यूजेनॉल, मेथेनॉल, या वेंजेल्डिहाइड? क्या हो जाएगा लौंग के तेल का प्रमुख घटक? आंसर हो जाएगा यूजेनॉल। कौन सा? यूजेनॉल। ठीक है, ये याद रखेंगे। लौंग का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? अनुचुंबकीय, पारामैग्नेटिक। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है। अगला है हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन? हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सी है? आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। सबसे फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है? क्लोरो यौगिक या सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल? आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। क्या होगा? सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड। ठीक है। तो यहाँ आप अच्छे से देखेंगे एक बार। ठीक है? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ में भी आप इसे टेलीग्राम के माध्यम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे और वहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपीएससी के लेवल का हो या स्टेट पीसीएस का हो, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, संभावित प्रश्न होंगे, वो सारे भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो बार बार रिवीजन करें आप। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल इंजनों प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंजनों में एंटी फ्रीज एलिमेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, जो कि जमने नहीं देता है इंजन को? प्रोपिल अल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल? क्या होगा आंसर? एथिलीन ग्लाइकोल। याद रखेंगे कौन सा? एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये याद रखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा पानी के साथ मिल करके, तो ये जमेगा नहीं। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? केमिकल वेपन के रूप में पहली बार, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध में किसका यूज किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, भाप, अंगार गैस? तो आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस। इसको ब्लास्टिंग एजेंट भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसकी गंध हल्की सरसों लहसुन जैसी इसकी गंध होती है मस्टर्ड गैस की। अगला, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है, पूर्ण होती है बाह्य कक्षा, या फिर
बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर हो जाएगा पूर्ण होती है। अक्रिय गैस की परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, अगला है बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। पायरीन अग्निशामक, झाग अग्निशामक, जल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक। आंसर हो जाएगा पायरीन अग्निशामक। तो बिजली से लगी आग को बुझाने में पायरीन अग्निशामक प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है, CCl4। ठीक है। निम्नलिखित व्यवसायों में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अपनी कोशिकाओं के DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? किस उद्योग में या किस क्षेत्र में लगे व्यक्तियों? कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वालों में, एक्सरे तकनीशियनों में, या कोयला खनक वालों के, या फिर रंगरेज या रंगसाज वाले यानी कि डायर या पेंटर में? किसमें इसका DNA परमानेंटली चेंज हो सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरे टेक्नीशियन। याद रखेंगे, एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। हृदय को रक्त संचारित करने वाली धमनियां कहलाती है ग्रीवा, वक्रित धमनी, या हृदय धमनी, या फुफ्फुस धमनी? तो हृदय को रक्त संचारित करने वाली धमनी कौन सी है? तो हृदय धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरीज। याद रखेंगे। ठीक है, तो बाकी आर्टरीज का भी आप यूज देखेंगे। अगला है प्रतिजन, एंटीजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरियाओं का नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है यानी कि ट्रिगर करता है, या विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिजन का क्या होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को ट्रिगर करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है एंटीजन। ठीक है, चलिए। ट्रिगर यानी सक्रिय, एक्टिव कर देता है। अगला है ऑर्थेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्थेनोलॉजी में पक्षियों का, मछली का, सरीसृप और उभयचरों का, या कीटों का? किसका अध्ययन किया जाता है ऑर्थेनोलॉजी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों का। ऑर्थेनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण? आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? अब टू यानी थायराइड ग्रंथि, या जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर पराबटू ग्रंथि? आंसर हो जाएगा पराबटू ग्रंथि। याद रखेंगे। ठीक है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होकर कार्य करती है, पराबटू ग्रंथि। ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि से एक प्रश्न पूछा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? मस्तिष्क, अग्नाशय, अंडाशय, प्लीहा? पित्तपिंड। आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। याद रखेंगे, पित्तपिंड, अंडाशय। ठीक है। अगला है अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, उत्तक यानी कि ऊल में उपस्थित है, या फिर एग्स में उपस्थित है? अल्फा कीरेटिन प्रोटीन जो है वो कहाँ स्थित है? त्वचा में। ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है बिहार के किस शहर को लौंडा नृत्य का जनक माना जाता है? पटना, गया, छपरा, या फिर मुजफ्फरपुर? आंसर हो जाएगा छपरा। ये ध्यान में रखेंगे। और भिखारी ठाकुर का संबंध इस नृत्य से है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म का पालन करती है कितनी प्रतिशत आबादी? 62.7, 72.60, 82.7, 92.7? हिंदू धर्म का बिहार में पालन कितने प्रतिशत जनसंख्या करती है?
तो 82.7%, ये याद रखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है 30,660 करोड़ रुपए, 33,660 करोड़ रुपए, 35,660 करोड़ रुपए, 38,660 करोड़ रुपए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35,660 करोड़ रुपए, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कब? अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया 2024-25 के अनुसार 2023-24 में, अगर आपसे 23-24 पूछा जाए तो 35,000, अगर आपसे 24-25 पूछा जाए तो 29,000। ये अनुमान है, 29,000 का अनुमान है, लेकिन ये इसका चूंकि ये जो सर्वे होता है वो अ, जनवरी के लास्ट तक ही आ जाता है, तो जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो मार्च में खत्म होता है। ठीक है, एक आपको पता होगा कि 31 मार्च को खत्म होता है, तो इसलिए इसे अनुमान के रूप में, चूंकि 2 महीने 3 महीने का जो ये जो गैप है 2 महीने का, इसलिए इसे अनुमान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है 35,660 करोड़ रुपए 2023-24 में वित्तीय वर्ष में, ये कन्फर्म हो चुका है, लेकिन ये अनुमान। अगला है बिहार राज्य के बजट वर्ष 2025-26 में कुल व्यय 3,16,895.02 करोड़ रुपए में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है। अब एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, अब ये जो व्यय है ये कौन सा व्यय है? जैसे सरकार वेतन देती है, सरकार पेंशन देती है, तो एक ये व्यय है। एक होता है कल्याणकारी खर्च, ठीक है, जो कि सरकार जो राजस्व व्यय है, जो सरकार के मन के ऊपर है, अगर खर्च करना चाहे तो कर सकती है, ना करना चाहे तो ना कर सकती। लेकिन ये जो व्यय है ये प्रोमिस्ड है, ठीक है, वचनबद्ध है, सरकार ये देना ही देना है। तो ये कितना परसेंट है? 33.16%, 43.16%, 53.16% या 63.16%? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63.16%। ये प्रतिबद्ध है, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है। ठीक है, अगर आप नंबर में देखेंगे तो नंबर में कितना हो जाएगा? नंबर में 2 लाख करोड़ रुपए, ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और टोटल खर्च कितना होना है? 3,16,000 लगभग। ठीक है, तो उसमें से 2 लाख तो प्रोमिस्ड है, अब बचा कितना? 1 लाख, जो कि स्कीम व्यय है। ठीक है, ये याद रखेंगे। कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च लगभग 1,16,750 करोड़, जो कि शेष बचता है वही है। ठीक है, अगर परसेंटेज में स्कीम व्यय पूछे तो 36%, लगभग 36.84, 37% याद रखेंगे ये, और 63% याद रखेंगे ये व्यय। अगला है नीति आयोग के वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ पानी एवं सफाई के मामले में बिहार का स्थान 98 स्कोर के साथ देश के सभी राज्यों में रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? आंसर हो जाएगा तीसरा। कितना नंबर पे आ गया है बिहार? तो तीसरा। वर्तमान में आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर पे है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लगभग 3,65,00,000 आयुष्मान कार्ड का निर्माण बिहार में किया गया है। अगला है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ में कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? बिल गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 के बारे में याद रखिएगा। इसमें कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 8, ये याद रखेंगे। कितने? 8। ठीक है, ये याद रखेंगे। और प्रोफेसर सिन्हा का नाम याद रखेंगे। ठीक है, उर्वशी सिन्हा, इन्हें भी इन 8 में से एक ये भी हैं विजेता, उर्वशी सिन्हा। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी स्थल उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, राजस्थान? रत्नागिरी याद रखेंगे, ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे है? बौद्ध अवशेष प्राप्त हुई है यहाँ से। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया?
अब ये तो यहीं से आप एक चीज याद रखेंगे कि ये आयोजित किसने किया, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। कहाँ पे आयोजित किया, तो प्रधानमंत्री जनमन पर। किसका, तो डीएमओ का, जितने भी डीएम है पूरे देश में, उन सब का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ पे, ऑप्शन है विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, लाल किला नई दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा भारत मंडपम। कहाँ पे, तो भारत मंडपम में। हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? सतह से हवा, सतह से सतह, हवा से सतह, इनमें से कोई नहीं। तो प्रलय मिसाइल, ये याद रखेंगे, सतह से सतह। ठीक है, चलिए अगला है, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली, गांधीनगर। आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, अगला है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रबावो सुबियांतो, जो कि गणतंत्र दिवस 2026 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि हैं। प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के, याद रखेंगे, कहाँ के? इंडोनेशिया के। अगला है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चेस वर्ल्ड कप 2025 का होस्ट कौन करेगा? भारत, जर्मनी, यूएसए, नॉर्वे। आंसर हो जाएगा भारत। तो ये याद रखेंगे, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा इसी साल 2025 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया? किस शहर के? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी। का आंसर हो जाएगा निकोबार के। निकोबार जिला के वर्जिन नारियल तेल को हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बीएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल हवाई निगरानी करना, सेना के वाहनों की निगरानी करना, दुश्मन की साइबर सुरक्षा प्रणाली को बाधित करना, या युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। तो ये बीएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में। ये याद रखेंगे, कहाँ पे? लद्दाख। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगर ग्लोबल फायर पावर पूछा जाए तो चौथा। ठीक है, अगर एशिया फायर पावर पूछा जाए तो तीसरा। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ब्राजील, यूएसए, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। शिवांगी पाठक कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, माउंट कोसियस जको, कोसियस जको। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और 26 जनवरी को सुबह 7 बजे इन्होंने ये महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया। अगला है, ईसीआई मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? संसद टीवी, डीडी नेशनल, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन। ई सॉरी, ईसीआई का आंसर क्या हो जाएगा? दूरदर्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और किस लिए? तो एक इनका जो धारा जो है वो देश चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये अभियान इन्होंने स्टार्ट किया था मतदाताओं के लिए। अगला है, आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव, पैट कमिंग्स, हेनरी क्लासेन, रोहित शर्मा। तो आईसीसी पुरुष का याद रखेंगे रोहित शर्मा को। T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 का रोहित शर्मा। अगला है, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? बेल्जियम, नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड। मिशेल मार्टिन आयरलैंड, याद रखेंगे। कौन सा? आयरलैंड।
अगला है T20 नेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? T20 इंटरनेशनल। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हैरी ब्रूक, रोहित शर्मा। आंसर हो जाएगा तिलक वर्मा, याद रखेंगे। भारत के बल्लेबाज हैं तिलक वर्मा। 318 रन नॉट आउट पे बनाए हैं 4 पारियों में। ठीक है, ये विश्व रिकॉर्ड बना है। अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, याद रखेंगे कौन सा है? उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त स्थानों की सूची में शामिल हुए हैं? दिल्ली और मुंबई, इंदौर और उदयपुर, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद। का आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर और उदयपुर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, उदयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। अगला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, यानिक सिनर, कार्लेस अलकराज या नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो कि किसी भी वर्ष में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन ही होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद विंबलडन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो पहला जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है उसमें याद रखेंगे पुरुष में कौन जीता है? तो यानिक सिनर, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? ठीक है, ऑब्जर्वर नेशन के रूप में शामिल हुआ है। यानी कि पूरी सदस्य नहीं, पूर्ण सदस्य नहीं बना है, अभी केवल ऑब्जर्वर है। नाटो, यूरोड्रोन कार्यक्रम, यूएन शांति रक्षा मिशन, एशियाई रक्षा सहयोग कार्यक्रम। आंसर हो जाएगा यूरोड्रोन कार्यक्रम। ठीक है, चलिए। अगला है असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, तिनसुकिया। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 13,300 करोड़, 14,300 करोड़, 16,300 करोड़, 19,300 करोड़। आंसर हो जाएगा 16,300 करोड़। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? असम, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अगला है सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना, लखनऊ, जयपुर, सूरत। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 सूरत में, याद रखेंगे कहाँ पे? सूरत में। चलिए। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 आंध्र प्रदेश। कौन सा अभ्यारण्य? नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जो भी प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जो कि आप स्वयं से ही सॉल्व करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं आपको आंसर बताता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या हो जाएगा? 15। अगर आपको कठिनाई होती है बनाने में तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। 142 नंबर का आंसर क्या होगा? 142 नंबर का आंसर हो जाएगा 17। 143 का आंसर हो जाएगा 0.3125। 144 का आंसर हो जाएगा 2104। 145 का आंसर क्या होगा? 36। 146 का आंसर क्या होगा? 33। 147 का आंसर क्या होगा? सी। 148 का आंसर क्या होगा? मौसी। 149 का आंसर क्या होगा? 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। 150 का आंसर क्या होगा?
सुई। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।